हेलो गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 5। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सीए सिद्धिनाथ पांडे। होप सो आप लोगों ने चार के चार लेक्चर अच्छे से देखे होंगे और साइड बाय साइड रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो सेम चीज़ फॉलो करेंगे। फर्स्ट 10 मिनट्स रिवाइज करेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या किया था और उसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने जो कल टॉपिक स्टार्ट किया था वो था हमारा रिस्क एंड रिटर्न इन केस ऑफ थ्री स्टॉक्स। याद है, रिस्क एंड रिटर्न इन केस ऑफ थ्री स्टॉक्स। अगर हमको 3 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना है तो हमारा रिस्क एंड रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, रिटर्न तो कैलकुलेट करना बहुत इजी था। तो रिटर्न कैसे कैलकुलेट कर देते थे हम लोग। तो अगर समझ लो हमारे पास 3 स्टॉक्स हैं ए, बी एंड सी, तो हम लोग रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते थे। तो वेट ऑफ ए इंटू रिटर्न ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू रिटर्न ऑफ बी प्लस वेट ऑफ सी इंटू रिटर्न ऑफ सी। याद आया? ठीक है। और रिस्क का हमारा फॉर्मूला क्या था। तो रिस्क में हमारे 2 अप्रोच थे। याद है क्या? 2 अप्रोच। एक था फॉर्मूला अप्रोच, ठीक है, एक था हमारा फॉर्मूला अप्रोच और दूसरा था हमारा मैट्रिक्स अप्रोच। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्रोच से तो हमको डायरेक्टली फॉर्मूला दिया होता। क्या था फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ वेट ऑफ ए स्क्वायर रिस्क ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर प्लस रिस्क इंटू रिस्क ऑफ बी स्क्वायर प्लस वेट ऑफ सी स्क्वायर इंटू रिस्क ऑफ सी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था? प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी। वेट ऑफ ए और वेट ऑफ बी लिया तो हम क्या लेंगे? कोवेरियंस ऑफ ए बी। फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ बी वेट ऑफ सी, तो कोवेरियंस भी किसका लूंगा? बी सी का। एंड लास्टली प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए वेट ऑफ सी, तो कोवेरियंस ऑफ ए कॉमा सी। याद है? मैट्रिक्स अप्रोच में हम क्या करते थे? मैट्रिक्स अप्रोच में हम लोग एक बॉक्स बनाते थे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे वेट्स का कॉलम बनाते थे। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे? पोर्टफोलियो, कि कौन कौन से हमारे पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी। यहाँ पे क्या आएगा? वेट। यहाँ पे क्या आएगा? वापस से ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी वेट ऑफ सी, और यहाँ पे भी लिखेंगे वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी वेट ऑफ सी। याद आ रहा है? और मैंने क्या बोला था? जहाँ पे भी वेट ऑफ ए और वेट ऑफ ए का मल्टीप्लीकेशन होगा वहाँ पे क्या हम लेंगे? वेरियंस ऑफ ए। वैसे यहाँ पे क्या आएगा? वेरियंस ऑफ बी, और यहाँ पे क्या आएगा? वेरियंस ऑफ सी। अब इन तीनों को छोड़ के जहां पे भी रिलेशन बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? कोवेरियंस ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, यहाँ ए है यहाँ सी है, तो क्या आ जाएगा? कोवेरियंस ऑफ ए कॉमा सी। वैसे यहाँ पे क्या आएगा? कोवेरियंस ऑफ ए कॉमा बी। यहाँ क्या आएगा? कोवेरियंस ऑफ बी कॉमा सी। यहाँ पे क्या आएगा? कोवेरियंस ऑफ ए कॉमा सी, और यहाँ पे आएगा कोवेरियंस ऑफ बी कॉमा सी। ठीक है, तो ये हमारा था 2 अप्रोच। क्लियर है क्या? ठीक है, ये सीखने के बाद हमने क्या सीखा था? बीटा। ठीक है, तो बीटा का मतलब क्या होता है? बीटा का मतलब होता है व्हेन मूवमेंट ऑफ स्टॉक। ठीक है, मूवमेंट ऑफ स्टॉक। अब मूवमेंट ऑफ स्टॉक कैसे पता करेंगे बीटा में? तो ये हमेशा पता करते हैं इन रिलेशन टू मार्केट पोर्टफोलियो। ठीक है, इन रिलेशन टू मार्केट पोर्टफोलियो। इसका मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं कि बीटा मेरा है -0.6, बीटा क्या है मेरा? -0.6, इसका मतलब क्या है? कि जो मार्केट पोर्टफोलियो है, जो मार्केट पोर्टफोलियो है, अगर वो ऊपर जाएगा तो जो ये स्टॉक है वो क्या होगा? वो नीचे जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव रिलेशन देके रखा है। वैसे ही अगर मार्केट नीचे जाएगा तो स्टॉक क्या होगा? ऊपर जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट होता है हमारा, समझ लो, अगर मेरा बीटा अगर मेरा बीटा 1 से ज्यादा है, अगर मेरा बीटा 1 से
ज्यादा है, तो मैं क्या बोलूंगा, स्टॉक इज रिस्की इन कंपैरिजन विथ मार्केट। ठीक है, और अगर मैं वही बोलूं कि ये 1 से कम है तो स्टॉक इज लेस रिस्की कंपैरिजन विथ मार्केट। इतना पार्ट क्लियर है। और अगर मेरा बीटा 0 है तो क्या बोलूंगा, नो रिलेशन विथ मार्केट। क्या बोलूंगा मैं, नो रिलेशन विथ मार्केट। ठीक है, तो हमने कल ये दो मेनली कॉन्सेप्ट्स देखे थे और इसके रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए थे। ठीक है, हमने इसके अलावा एफिशिएंट पोर्टफोलियो देखा था, तो मैंने तो उसका बताया था क्या करना है एफिशिएंट पोर्टफोलियो में। याद है क्या एफिशिएंट पोर्टफोलियो? तो एफिशिएंट पोर्टफोलियो में हमने देखा था कि सबसे पहले तो हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न। ठीक है, क्या देखा था, ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, कि रिटर्न के बेसिस पे कौन सा स्टॉक या फिर कौन सा पोर्टफोलियो ज्यादा बेटर है। फिर क्या देखा था, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। और थर्ड क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एंड रिस्क, ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एंड रिस्क। तो थर्ड वाले में मैंने क्या समझाया था कि अगर किसी दो स्टॉक का रिटर्न सेम है तो हम क्या करेंगे, उसके रिस्क को कंपेयर करेंगे, जिसका रिस्क कम रहेगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे ही अगर दो स्टॉक का रिस्क सेम है तो हम क्या चेक करेंगे, उसका रिटर्न चेक करेंगे, और जिसका रिटर्न ज्यादा होगा हम वो वाला पोर्टफोलियो या स्टॉक सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिस फॉर रिटर्न क्या था, हायर द बेटर। उसके बाद बेसिस ऑफ रिस्क क्या था, लोअर द बेटर। और बेसिस ऑफ रिटर्न एंड रिस्क में क्या था हमारा, इफ रिटर्न आर सेम देन चेक लोअर रिस्क, चेक लोअर रिस्क। और अगर इफ रिस्क आर सेम देन चेक हायर रिटर्न। ठीक है, तो ये करने के बाद हमको क्या मिल जाते हैं, हमारे एफिशिएंट पोर्टफोलियोज मिल जाते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, रिटर्न और रिस्क सेम नहीं होता। क्या होता है, रिटर्न और रिस्क सेम नहीं होता। तब हम क्या फॉलो करते हैं, तब हम फॉलो करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या फॉलो करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या आता है हमारा, रिस्क अपॉन रिटर्न। ठीक है, क्या आता है फॉर्मूला, रिस्क अपॉन रिटर्न। इसका मतलब क्या है, इसका एकदम सिंपल मतलब है कि समझ लो, अगर इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 0.60, इसका मतलब क्या है, 1% रिटर्न कमाने के लिए मेरे को 0.6% का रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे अगर आया तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, लोअर द बेटर। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कल के दिन किए हुए थे। ठीक है, एक काम करो, अगर तुमको एकदम शॉर्ट में नोट डाउन करना है तो तुम कर सकते हो। ठीक है।
ठीक है, हो गया। चलो, आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हमारा बीटा मैनेजमेंट। ठीक है, हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? बीटा मैनेजमेंट। बीटा मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि समझ लो हमारे पास एक पोर्टफोलियो है। ठीक है, अब पोर्टफोलियो का बीटा रहेगा मार्केट के कंपैरिजन में। अब अगर मेरे को पता है, समझ लो मेरे को पता है कि मार्केट गिरने वाला है, तो अगर मेरा बीटा ज्यादा रहेगा मार्केट के कंपैरिजन में तो क्या होगा? मेरा पोर्टफोलियो ज्यादा गिरेगा। तो मैं क्या करूंगा कि अगर मेरे को पता है कि फ्यूचर में मार्केट गिरने वाला है तो मैं क्या करूंगा, मेरा पोर्टफोलियो का बीटा कम कर दूंगा। ठीक है, और अगर मेरे को पता है कि फ्यूचर में मार्केट बढ़ने वाला है तो मैं क्या करूंगा, मेरा बीटा को बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरे को फायदा होगा, है ना? क्योंकि अगर समझ लो हमको पता है मार्केट गिरने वाला है फ्यूचर में, तो मैं क्या बीटा कम करूंगा तो मेरे को क्या होगा, लॉसेस कम होंगे। बट वही अगर मेरे को फ्यूचर में पता है कि मार्केट बढ़ने वाला है तो मैं क्या करेगा, बीटा बढ़ा देगा। बीटा बढ़ा देगा इसका मतलब क्या है कि मेरे को ज्यादा बेनिफिट हो उससे। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, बीटा मैनेजमेंट। ठीक है, इसके अंदर नोट करना, इट इज द प्रोसेस ऑफ it is the process of increasing it is the process of increasing or reducing beta of the portfolio. ठीक है, it is the process of increasing or reducing the beta of the portfolio. ठीक है, इसके आगे लिखना, on the basis of market expectation, on the basis of market expectation as follows. ठीक है, तो it is a process of increasing or reducing beta of the portfolio on the basis of market expectations as follows. ठीक है, अगर समझो पहला मेरा मार्केट एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू फॉल। अभी हमने डिस्कस किया था, अगर मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर में मार्केट गिरने वाला है तो मेरा बीटा भी क्या होगा, गिरेगा। अगर मेरा बीटा 1 से ज्यादा है तो क्या होगा, मार्केट से ज्यादा रिस्की है तो मेरा पोर्टफोलियो ज्यादा गिरेगा मार्केट से, तो वो मेरे लिए नुकसानदायक है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस केस को मतलब इस केस को हैंडल करने के लिए मैं बीटा को कम कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, बीटा को रिड्यूस कर दूंगा। ठीक है, वैसे ही अगर मेरे को है कि मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू राइज, ठीक है, और मेरे को पता है कि फ्यूचर में मार्केट बहुत अच्छे से बढ़ने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे बीटा को इंक्रीज कर दूंगा। मेरे बीटा को इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है। अब हम लोग ये बीटा को रिड्यूस या इंक्रीज कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो समझते हैं। अगर मैं बोलूं कि मेरे को बीटा को रिड्यूस करना है, मेरे को बीटा को रिड्यूस करना है, तो मैं क्या करेगा, मैं इन्वेस्ट इन रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। मैं क्या करेगा, मैं इन्वेस्ट कर देगा रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में। रिस्क फ्री सिक्योरिटीज मतलब ऐसी सिक्योरिटीज जिसका रिस्क क्या है, जीरो। एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं इसमें, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज हम लोग परचेस करते हैं उस पर तो डेफिनेट रहता है कि 8% है तो 8% मिलेगा, उससे ना कि ज्यादा ना ही कम मिलेगा। तो उस केस में क्या होता है, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनका रिस्क क्या होता है, जीरो। तो हम क्या करेंगे, हमारे पोर्टफोलियो में उसको बढ़ा देंगे, लाइक उसका जो परसेंटेज है, उसका वेट है, वो हम लोग इंक्रीज कर देंगे। बट अगर मेरे को वहीं पे बीटा को इंक्रीज करना है तो मैं क्या करेगा, बोरो फ्रॉम
रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। ठीक है, अब मेरे को पता है फ्यूचर में मार्केट बढ़ने वाला है, तो मैं क्या करेगा, मैं बोरो कर लेगा रिस्क फ्री सिक्योरिटीज से और उस पैसे को यूज करेगा किस में, मार्केट में लगाने के लिए। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, बीटा मैनेजमेंट। इसके रिलेटेड में हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो बीटा मैनेजमेंट का पार्ट क्लियर है। चलो आओ क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, केस स्टडी ऑन मॉडिफाइंग पोर्टफोलियो बीटा। अ पोर्टफोलियो मैनेजर हैज द फॉलोइंग 4 स्टॉक इन हिज पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ये 4 स्टॉक्स हैं उसके पास। ठीक है, सबसे पहला ए है जिसमें नंबर ऑफ शेयर है 10,000, मार्केट प्राइस देके रखी है और उसका बीटा देके रखा है। सेम बी का देके रखा है, फिर सी का देके रखा है एंड फिर डी का देके रखा है। क्या बोला है, सबसे पहले तो पोर्टफोलियो का बीटा निकालो। अब पोर्टफोलियो का बीटा निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तो वेट। अगर वेट आ गया कि सिक्योरिटी ए में कितना लगा है, सिक्योरिटी बी में कितना लगा है, सिक्योरिटी सी में कितना लगा है, सिक्योरिटी डी में कितना लगा है, वो वेट्स आ गए तो फिर हम बीटा को मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं, पोर्टफोलियो बीटा। ठीक है, ठीक, लिखना क्वेश्चन नंबर 22। computation of portfolio beta। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज कौन कौन सी थी, ए बी सी डी। ठीक है, फिर क्या दिया, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 10,000, 5,000, 10,000, 5,000, 8,000, 2,000। ठीक है, फिर मार्केट प्राइस पर शेयर, तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं MPS। ठीक है, तो मार्केट प्राइस क्या क्या थी, 50, 20, 25, 200। 50, 25, सॉरी 20, 50, 20, 25, 200। ठीक है, तो अब अगर हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स और मार्केट प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू कितना है, पहले का 50 इंटू 10,000। ठीक है, 5 लाख, फिर 5,000 इंटू 20, दैट इज 1 लाख। नेक्स्ट 8,000 इंटू 25, 2 लाख, एंड लास्टली 2,000 इंटू 200, 4 लाख। ठीक है, चलो इसका टोटल कर लो, 5 + 1 6, 6 + 4 10, 12। ठीक है, 12 लाख आया सबका, 12 लाख आया। नेक्स्ट अब क्या निकाल लेते हैं हम लोग, वेट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, वेट्स कितना आएगा, तो 5 डिवाइडेड बाय 12, दैट विल गिव अस 0.42। नेक्स्ट 1 डिवाइड बाय 12, दैट इज 0.08। नेक्स्ट 2 डिवाइड बाय 12, that is 0.17, and lastly 4 divided by 12, that is 0.33। ठीक है, वेट्स आ गए। अब वेट्स आ गए तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसको बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बीटा क्या क्या था, 0.9, 1, 1.5, 1, 1.2, 1, 1.5,
1.2। ठीक है, तो कर लेते हैं वेट इंटू बीटा। ठीक है, तो कितना आ रहा है, तो 0.42 मल्टीप्लाई बाय 0.9 दैट विल गिव अस 0.38, नेक्स्ट 0.08, नेक्स्ट 0.17 multiplied by 1.5 which will give us 0.26, next 0.33 multiplied by 1.2 which will give us 0.40। टोटल कर लेते हैं, तो 0.38 प्लस 0.08 प्लस 0.26 प्लस 0.4 which will give us 1.12। ठीक है, तो ये हमारा अप्रॉक्स में आ रहा है कितना, 1.12। अब तुम्हारे इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम लोग वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आ गया, 1 मिनट देना। अब इंस्टीट्यूट वालों ने क्या किया, इंस्टीट्यूट वाले डायरेक्टली जो मार्केट वैल्यू है ना उसको बीटा से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब इसका लॉजिक क्या है वो समझो, कि मार्केट में मेरी वैल्यू ये है, बट अगर मैं मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू अगर मैं बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, कि मेरे को मेरी वैल्यू मिल जाएगी। कि समझ लो एक ए स्टॉक है, उसका बीटा है 0.9 और उसकी मार्केट में वैल्यू है 5 लाख। मतलब अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो कितना चला जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, सीधा 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 उन्होंने मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय बीटा कर दिया। तो इसका आंसर कितना है, जैसे 4,50,000, 4,50,000, मतलब मार्केट से कंपेयर कर दिया कि बीटा है 0.9, अभी वैल्यू है 5 लाख, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,50,000। वैसे ही 1 लाख इंटू 1 लाख, नेक्स्ट 2 लाख इंटू 1.5 दैट इज 3 लाख, उसके बाद 4 लाख इंटू 1.2 4,80,000। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, जो मेरी शेयर की अभी की मार्केट वैल्यू है, अगर मैं उसको बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को समझ में आएगा कि मार्केट में वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब अच्छा तुमको कंफ्यूजन हो रहा होगा, देखो एकदम आराम से समझो। देखो अभी जितने नंबर ऑफ शेयर्स दिए और उसकी मार्केट की प्राइस देके रखी है, ठीक है, उससे मेरे को क्या मिल गया, शेयर की वैल्यू पता चल गई। बट ये जो शेयर की वैल्यू है, अगर मैं इसको मार्केट के पोर्टफोलियो से कंपेयर करूं, समझ लो ये एक ए जो शेयर है वो इन्फोसिस है, इन्फोसिस की मार्केट वैल्यू अभी मेरे पास कितने की है, 5 लाख की है, और मार्केट का जो पोर्टफोलियो है उसका और मेरा रिलेशन 0.9 बीटा का है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं निफ्टी में देखूं कि अगर निफ्टी में मेरा कितना वैल्यू होगा, तो वो वैल्यू कितना होगा, 4,50,000 का। अब चलो इसका टोटल कर लेते हैं, 4,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 3 लाख प्लस 4,80,000, तो कितना आ रहा है, 13,30,000। ठीक है, तो ये मार्केट वैल्यू आ गई। अब
अगर हमको पोर्टफोलियो का बीटा निकालना है, पोर्टफोलियो का बीटा निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमने मार्केट वैल्यू इनटू बीटा कैलकुलेट किया है ना, उसको डिवाइड करेंगे हम लोग मार्केट वैल्यू से, तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमारा एक्चुअल बीटा कितना है। ठीक है, तो ये कितना है, 13,30,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख। ठीक है, करो 13,30,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख विच इज इक्वल टू 1.11। अच्छा 3 डेसिमल में ले लेते हैं, 1.018। क्लियर है क्या? देखो दोनों सॉल्यूशन समझो, ये सॉल्यूशन में क्या चल रहा था, ये सॉल्यूशन में हमने क्या किया, मार्केट वैल्यू के हिसाब से वेट निकाल लिए कि ये पोर्टफोलियो में मेरा एक शेयर कितना का है लगाया, बी कितना लगाया है, सी कितना लगाया है, डी कितना लगाया है। अब उसका जो वेट्स आए उसको बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि क्या मिले हमको, सबके इक्वल, जितना जितना सबने कंट्रीब्यूट किया है उसके अकॉर्डिंगली उनका बीटा लिया और उससे मेरे को क्या मिल गया, पोर्टफोलियो का बीटा मिल गया। सेम चीज हमने इधर की है, बट हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने टोटालिटी बेसिस पे गए, हम लोगों ने पहले मल्टीप्लाई किया फिर उसको डिवाइड किया। क्लियर है? ठीक है, तो ये था हमारा पोर्टफोलियो बीटा। आपको दोनों सॉल्यूशन लिखने, आप दोनों लिखिए, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में हमको समझ में नहीं आता। सी एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो हमारा दिमाग अपने वे में काम करता है, तो तुमको जो सॉल्यूशन लगे वो फॉलो करो, क्योंकि दोनों के दोनों सॉल्यूशन करेक्ट है। ठीक है, चलो आप लोग इतना पार्ट नोट कर लो। ठीक है, हो गया क्या इतना पार्ट? चलो आगे जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, इफ द पोर्टफोलियो मैनेजर सीक्स टू रिड्यूस द बीटा टू 0.8, हाउ मच रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट शुड ही ब्रिंग इन। ठीक है, कितना इसको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट लेके आना पड़ेगा। ठीक है, बीटा कितना रिड्यूस करना है, 0.8। तो इसका समझो टेक्निक क्या करना है। अभी करेंटली हमारा रिस्क कितना है, 1.108। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, हमको करना है रिड्यूस बीटा कहाँ तक, 0.80 तक। ठीक है, और हमारा मार्केट में वैल्यू कितना है, 12 लाख। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो हम लोग देख लेते हैं कि वेट कितना है, कि हमको कितना रिड्यूस करना पड़ेगा हम लोग को बीटा। तो वेट देखने के लिए 0.80 डिवाइडेड बाय 1.108, तो कितना आ रहा है, 0.8 डिवाइडेड बाय 1.108, दैट इज 72.2%। 72.2%। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जो पोर्टफोलियो का वैल्यू है 12 लैक्स, पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना है, 12 लैक्स, इसमें 72.2% ही हमारा ये जो मार्केट पोर्टफोलियो है वो होना चाहिए, और उसके अलावा जितना भी पैसा है वो हमको किस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स में। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके भी ना दो सॉल्यूशन हो सकते हैं या फिर दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। ठीक है, पहला इंटरप्रिटेशन में ये ले सकता हूं कि ये जो 12 लाख है ये मेरा 100% है, ये मेरा 100% है, और इसका मैं 72.2% मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना हो गया, दैट इज 27.8%। 27.8% में किस में इन्वेस्ट कर दूंगा, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स में। करेक्ट है, बट दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है कि भाई ये जो मेरा 12 लाख है ना, यही मेरा 72.2% है, और मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर रिस्क फ्री में इन्वेस्ट करूंगा। तो अगर मैं बोलूं ये 72.2% है तो इसका 100% कितना होगा, तो 100% कैसे कैलकुलेट करोगे, तो 12 लैक्स इंटू 100 अपॉन 72.2, तो कितना आ रहा है बताओ, 12
इंटू 100 डिवाइडेड बाय 72.2 विच इज 16.62 लैक्स। कितना आया? 16.62 लैक्स। तो मेरे को आरएफ में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? आरएफ में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? दैट इज 4.62 लैक्स। ठीक है। और पहले वाले केस में मेरे को रिस्क फ्री में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? तो वो डायरेक्टली कैसे करेंगे? 12 लैक्स इंटू 27.8 अपॉन 100। तो 12 लैक्स इंटू 27.8 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 3,33,600। ठीक है। दोनों अल्टरनेटिव समझे ना? देखो क्या हो रहा है, मेरे को मेरे पोर्टफोलियो का बीटा 1.108 से 0.8 पे लेके आना है। तो मैंने क्या किया, जो वेट चाहिए डिवाइडेड बाय जो वेट है अभी, उसको डिवाइड किया। तो मेरे को क्या मिला कि कितना परसेंटेज मेरे मार्केट का पोर्टफोलियो जो है उसमें मैं मार्केट में इन्वेस्ट करेगा और कितना बैलेंस मैं रिस्क फ्री में इन्वेस्ट करूंगा। तो पहला सिनेरियो में क्या किया, मैंने क्या किया कि मार्केट में मैंने लगा के रखा है अभी कितना, 12 लाख पूरा 100%। तो मैंने क्या किया, ये 27.8% जो मेरे को रिस्क फ्री में लगाना है, मैंने उतना शेयर मार्केट में से बेच दिया। मैंने उतना पार्ट मार्केट में से बेच दिया और पैसा आया तो उसको रिस्क फ्री में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। बट दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि भाई ये जो 12 लाख है मैं इसी को कंसीडर करता हूं कि मेरे 72.2 है, और मैंने क्या किया, जो एडिशनल पैसा लगाना है वो डायरेक्टली मैंने क्या किया, रिस्क फ्री में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। क्लियर है दोनों पार्ट? इसमें क्या कर रहा हूं मैं, इसमें मैं सेल कर रहा हूं पहले अपने पोर्टफोलियो में से, उसके बाद मैं बाई कर रहा हूं रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। क्या बाई कर रहा हूं? रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। अच्छा मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं, याद नहीं रहेगा। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है। बट इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में मैं डायरेक्टली बाई कर रहा हूं रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब तुम्हारा सवाल आएगा, सर इंस्टीट्यूट ने कौन सा सॉल्यूशन दिया है? इंस्टीट्यूट ने कौन सा सॉल्यूशन दिया है? तो याद रखना, इंस्टीट्यूट ने ये पहला आंसर दिया जरूर है, बट इसको भी दे के रखा है एज अ ऑल्टरनेटिव। ठीक है। तो तुम दोनों में से कोई भी सॉल्व करोगे तुमको करेक्ट ही मिलेगा और तुमको मार्क्स जरूर मिलेंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या सबको? ठीक है। एक काम करो, ये सेकंड पार्ट करके नोट डाउन कर लो। ठीक है। ठीक है, हो गया आप लोग का सेकंड पार्ट। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्या बोला है, इफ द पोर्टफोलियो मैनेजर, एक मिनट, हाँ, इफ द पोर्टफोलियो मैनेजर सीक्स टू इंक्रीज द बीटा टू 1.2। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, बीटा इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, सेम अभी हमको क्या करना है, बीटा 1.20 पे लेके आना है। ठीक है। हमारा मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू है 12 lakhs। तो सबसे पहले वेट देख लेते हैं। तो वेट कितना आ रहा है, 1.2 डिवाइडेड बाय 1.108। तो कितना आया, 108.30%। ठीक है, कितना आया, 108.30%। अब क्या करेंगे, ये जो मार्केट वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू है हमारी
12 लाख, राइट। अब हमको क्या करना है, हमारे पोर्टफोलियो को 108.3 पे लेके आना है। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो मेरा मार्केट पोर्टफोलियो है यही मेरा 100% है, ठीक है, तो 8.3% कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, बोरो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, बोरो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। अब मैं कितना बोरो करूं, ठीक है, तो मेरे को ये 100 को 108 पे लेके जाना है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि 12 लाख इंटू 108.3 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ रहा है, 12 लाख इंटू 108.3 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 12,99,600, ठीक है, 12,99,600। तो वैल्यू कितने से बढ़ी, 99,600। तो हम क्या बोलेंगे, बोरो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑफ 99,600। अब ये बोरो करके हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट इन मार्केट पोर्टफोलियो, ठीक है। जैसे ही हम लोगों ने इतने अमाउंट को बोरो करके मार्केट में इन्वेस्ट किया तो हमारा क्या होगा, हमारा बीटा 1.108 से इंक्रीज होके कितना हो जाएगा, 1.2, ठीक है, क्लियर है ना। देखो चलो एक बार आराम से डिस्कस कर लेते हैं क्या चल रहा है। अगर तुम लोग को ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये अच्छा पहले एक काम करो, ये लिख लो, उसके बाद हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं इस पे। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग फाइनेंस के बाहर का, और उससे हम लोग समझते हैं कि हम लोग चाहते क्या हैं, ठीक है। अब देखो समझ लो मेरे पास 10 कार्स हैं, क्या है मेरे पास, 10 कार्स। अभी ये जो 10 कार्स हैं इसमें से मेरे को क्या बोला है कि सर आप 80% कार रख सकते हैं और 20% कार आपको देनी पड़ेगी अपनी वाइफ को। किसको देनी पड़ेगी, 20% कार अपनी वाइफ को देनी पड़ेगी। अब अगर मैं बोलूं कि ये 10 कार्स हैं और मेरे को बोल रहा है कि 20% कार मेरे को वाइफ को देनी पड़ेगी, तो मैं एक ये चीज अज्यूम कर सकता हूं कि ये 10 कार मेरी 100% है, और इसमें से मेरे को 20% किसको देनी है, वाइफ को। तो क्या करूंगा, 10 इंटू 20/100 करूंगा तो कितनी आई, 2 कार, ठीक है। और ये 2 कार मैं क्या कर दूंगा, मेरी वाइफ को दे दूंगा। तो एंड टू एंड मेरे पास कितनी बची, 8 कार, विच विल बी 80%, इजी। बट अगर मैं बोलूं कि ये जो 10 कार है यही मेरी 80% है, ये 10 कार क्या है, 80% है, तो मैं क्या करूंगा, 20% निकालने के लिए क्या करूंगा, तो मैं 20% निकालने के लिए सबसे पहले 100% निकालूंगा कि अगर 80% 10 का आ रहा है तो 100% कितना होगा, तो 10 इंटू 100/80 विच विल गिव मी 12.5, ठीक है। अब बोलना मत कि कार पॉइंट में कैसे आ रही है, ठीक है भाई, एग्जांपल ले रहे हैं। तो 12.5 हो तो मतलब 2.50 कार मेरे को किसको देना पड़ेगा, मेरे वाइफ को। तब अभी तुम देखोगे तो टोटल कितने नंबर ऑफ कार्स हो गई, 12.5, और मेरे पास कितने 10 कार है और मेरे वाइफ के पास कितना है, 2.5 कार है, ठीक है। ये था हमारा एग्जाम्पल पहले वाले को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कि जहां पे हम लोग बीटा रिड्यूस कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट पोर्टफोलियो पैसा निकाल के रिस्क फ्री में डाल सकते हैं, या फिर हम लोग उसी को 100% समझ के
डायरेक्टली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? और जो सेकंड एग्जांपल है उसको समझने के लिए तुम ऐसा देखो कि तुम्हारे पास 10 कार है, ठीक है, और ये तुमको बोला गया है कि तुमको अब अपनी कार 120% रखनी है। कितनी रखनी है? 120%। अब 120% तक पहुंचने के लिए मेरे पास पैसा भी तो होना चाहिए। अभी है मेरे पास 10 कार, अगर 120% बोल तो मतलब कितनी होनी चाहिए? 12 कार होनी चाहिए। बट 12 कार के लिए मेरे को 2 कार एक्स्ट्रा चाहिए। अब 2 कार मैं एक्स्ट्रा खरीदूंगा कैसे? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? बोरो करूंगा, ठीक है। तो बोरो करूंगा और फिर मैं क्या कर लूंगा? बाई कर लूंगा मेरी कार को, ठीक है। तो मेरे पास टोटल कितनी हो जाएंगे फिर? 12 कार। अब वही चीज यहां पे बोली गई है कि मेरे को बीटा क्या करना है? 1.2 पे लेके जाना है 1.108 से। तो मेरा अभी का वैल्यू कितना है? 12 लाख, ठीक है। और मेरे को वैल्यू बढ़ानी है। अब वैल्यू कहां तक बढ़ानी है? 12,99,600। अब इस वैल्यू तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट बाई करना पड़ेगा। फिर मैं क्या कर सकता हूं? इन्वेस्ट कर सकता हूं मार्केट पोर्टफोलियो में। इज दैट क्लियर? यही है हमारा कॉन्सेप्ट बीटा मैनेजमेंट का, ठीक है। चलो, चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज शार्प इंडेक्स मॉडल। क्या है? शार्प इंडेक्स मॉडल। इसके अंदर हम क्या सीखने वाले हैं? रिस्क के बारे में। किसके बारे में? रिस्क के बारे में। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, क्या अगर हम लोगों ने ये देखा था ना रिस्क फ्री पोर्टफोलियो वाला, या फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि आर आर के ऊपर हमने डिस्कशन बहुत किया था, आर के ऊपर, कि आर हमारा -1 से लेके +1 के बीच में हो जाता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या बोलते थे? हाँ, कि हम लोग मिनिमम रिस्क का कहाँ पे ला के सकते हैं, राइट। अब एक सिंपल सी बात समझो, अभी कोविड आया था, तो कोविड आने की वजह से क्या हुआ था? सारा का सारा पूरा मार्केट गिर गया था। तो इसका मतलब क्या है? क्या मैं कोविड को रोक सकता था? क्या कोविड में मैं चीजों को इस वे में हैंडल कर सकता था कि मेरा पोर्टफोलियो ना गिरे? ऐसा तो हो नहीं सकता था, क्योंकि पूरा का पूरा मार्केट गिरा था, राइट। तो कुछ कुछ चीजें क्या होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। तो उसी को हम लोग समझने वाले हैं। तो एकदम सिंपल भाषा में समझोगे तो हम लोग हमारे जो रिस्क है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क और दूसरा होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है। एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, दूसरा होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? इट इज मार्केट बेस्ड रिस्क। ये कैसा होता है? मार्केट बेस्ड रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क में क्या होता है? इट इज कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं कोविड आया है, तो वो कोविड किस पे आया है? मार्केट बेस्ड है। क्यों? किसी एक ही कंपनी को उसने इफेक्ट किया है क्या? नहीं, पूरे मार्केट को इफेक्ट किया है। बट अगर मैं बोल रहा हूं कि इन्फोसिस की बिल्डिंग में आग लग गई, तो क्या हो रहा है? वो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इन्फोसिस को उस चीज से नुकसान हुआ है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यहां पे लिखना एग्जाम्पल, ड्यू टू कोविड, ड्यू टू कोविड मार्केट फॉल। और यहां पे क्या एग्जांपल लिखेंगे हम लोग? फायर इन द कंपनी, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे। दिस रिस्क कैनॉट बी अवॉइडेड इन एनी सिचुएशन, ठीक है।
सिस्टमैटिक रिस्क को हम लोग कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको जो इफेक्ट डालना है वो तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। जैसे कि कोविड-19, कोविड आया तो क्या हुआ, सारी की सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, सबको घर पे रहना पड़ा, उस वजह से क्या हुआ, पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर गया। इसमें क्या होता है, दिस रिस्क कैन बी अवॉइडेड with the help of diversification। ठीक है, तो ये जो रिस्क होता है ये कंपनी बेस्ड होता है, तो इस रिस्क को हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं बाय डूइंग डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन याद है ना, हम लोग रिस्क कैलकुलेट करते टाइम आर से मल्टीप्लाई करते थे, तो जो आर से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना वो यहाँ पे हेल्प होता था। नेक्स्ट, it can be measured using बीटा। ठीक है, तो ये जो रिस्क है हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, बीटा का यूज करके। दिस, एक मिनट, ये क्या है, हाँ, दिस रिस्क कैनॉट बी मेजर्ड रिलायबली। ठीक है, जो कंपनी बेस्ड स्पेसिफिक रिस्क होते हैं उसको हम लोग कभी भी स्पेसिफिक नंबर्स में मेजर कर नहीं सकते। इसका फॉर्मूला क्या होता है इसको निकालने का, इसका फॉर्मूला होता है बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रिस्क ऑफ मार्केट का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमको क्या मिलेगा, सिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो हम क्या करेंगे, टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क, और इसको हम लोग डिफाइन किससे करते हैं, एरर टर्म से। किससे डिफाइन करते हैं, एरर टर्म से। और ये जो रिस्क है ना इसको हम लोग वेरिएंस के टर्म में डिस्कस कर रहे हैं, मतलब क्या है। ठीक है, चलो एक काम करो, इतना पार्ट लिख लो। ठीक है, देखो रिस्क को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, दूसरा होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क ऐसा रिस्क होता है जिस पे कंपनी का कंट्रोल नहीं होता, वो ऐसा रिस्क है जो होना है वो होगा ही। ठीक है, बट अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, कंपनी के कंट्रोल में होता है, और ये रिस्क को हम लोग डाइवर्सिफिकेशन करके एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस जब आएंगे तब हमको कैसे सॉल्व करना है, तो जब भी याद रखना ये जो फॉर्मूला है ना, बीटा स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ मार्केट, तो हमेशा ये जो बीटा लोगे ना, यह हमेशा वेटेड पोर्टफोलियो का बीटा लेना। ठीक है, जैसे कि अभी ये जो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था ना, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, इसमें ये जो पोर्टफोलियो का बीटा निकाला था ना, ये हमेशा हम लोग यूज करेंगे क्या कैलकुलेट करने के लिए, हमारा सिस्टमैटिक रिस्क। और अनसिस्टमैटिक रिस्क में क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल स्टॉक का पोर्टफोलियो में दिया रहता है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, वेट ऑफ ए इंटू अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ बी, कुछ ऐसे करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, अनसिस्टमैटिक रिस्क। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है सिस्टमैटिक रिस्क दिया है, टोटल रिस्क दिया है, अपने को अनसिस्टमैटिक रिस्क कुछ है, तब क्या कर सकते हो, तब तुम कर सकते हो टी आर इज इक्वल टू एस आर प्लस यू आर। ठीक है, टी आर मतलब टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क इंटू सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, चलो अब हम लोग इसके रिलेटेड में क्वेश्चंस चालू करते हैं। ठीक है, और याद रखना मेनली इसी पे क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। चलो देखो,
सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कैलकुलेट द सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द कंपनी स्टॉक इफ द इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज एलोकेटेड फॉर द स्टॉक। इक्वल अमाउंट ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ कि इसका वेट ऑफ ए हो गया 0.5 और वेट ऑफ बी भी कितना हो गया 0.5। अब देखो क्या दिया हुआ है, एवरेज रिटर्न देके रखा है, मतलब ये आर देके रखा है हमको, कितना कंपनी ए का है 0.15 दैट इज 15% और बी का कितना देखे रखा है 0.25 दैट इज 25% और सेंसेक्स का देके रखा है 0.66। वेरिएंस ऑफ रिटर्न देके रखा है, मतलब ये क्या है रिस्क है दैट इज 6.3 एंड 5.86 और सेंसेक्स का कितना देके रखा है 2.25। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि मार्केट का वेरिएंस है। फिर बीटा देके रखा है 0.75 और 0.685 और कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन देके रखा है दैट इज 0.18। ठीक है स्टार्ट करें, चल आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा 23। ठीक है क्वेश्चन नंबर 23, पहले डेटा लिख लेते हैं। हमको क्या कैलकुलेट करना है, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या था हमारा, बीटा स्क्वायर इनटू रिस्क ऑफ मार्केट। ठीक है तो बीटा स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वेटेड बीटा। ठीक है तो वेटेड बीटा पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वेटेड बीटा क्या आएगा, तो बीटा ऑफ ए, वेट ऑफ ए इंटू बीटा ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू बीटा ऑफ बी। तो वेट कितना था 0.5 मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ ए कितना था 0.71 प्लस वेट ऑफ बी 0.5 इंटू वेट ऑफ बीटा इज 0.685। क्लियर है, ठीक है इसको मल्टीप्लाई करो तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.71 दैट इज 0.355 प्लस 0.5 into 0.685 which will give us 0.343। तो हमारा बीटा कितना आ रहा है, वेटेड बीटा 0.698 कितना आया 0.698। अब हमारे पास मार्केट का वेरिएंस है दैट इज 2.25। तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर इंटू रिस्क ऑफ मार्केट दैट इज 0.698 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.25। ठीक है यहाँ पे वेरिएंस दिया है इसके लिए हमने स्क्वायर नहीं किया है, अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन दिया होता तो हमको स्क्वायर करना पड़ता। ठीक है चल तो 0.698 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.25 विच विल गिव अस सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ 1.096। ठीक है इतना पार्ट क्लियर है, चलो पहले एक काम करो इतना पार्ट आप नोट डाउन कर लो। ठीक है सिस्टमैटिक रिस्क आ गया, अब देखते हैं हमको क्या पूछा है। ओके क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ेंगे हम लोग, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क फॉर द कंपनीज स्टॉक। ठीक है हमने क्या किया, सिस्टमैटिक रिस्क तो कैलकुलेट कर दिया, अब हम लोग अनसिस्टमैटिक रिस्क पे जाते हैं। अब अनसिस्टमैटिक रिस्क के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अनसिस्टमैटिक रिस्क के लिए हमको पहले तो सिस्टमैटिक रिस्क निकाल लिया हमने और हमको वेरिएंस दे के रखा है। ठीक है अब वेरिएंस दे के रखा है, बीटा दे के रखा है और कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन दे के रखा है। ठीक है एक काम करते हैं हम लोग क्या इंडिविजुअल स्टॉक का सिस्टमैटिक रिस्क निकाल सकते हैं क्या, देखो ये हमारा पार्ट करेक्ट है बट
अगर देखोगे तो तुमको टोटल रिस्क दे के रखा है किसका, ए और बी का। टोटल रिस्क ए और बी का दे के रखा है, कितना है ए और बी का टोटल रिस्क, 6.3 और 5.86, 6.3 और 5.86। तो दोनों का सिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिस्टमैटिक रिस्क कैसे आएगा, फॉर्मूला बीटा स्क्वायर इंटू रिस्क ऑफ मार्केट स्क्वायर। अब दोनों का बीटा हमको पता है, बीटा पहले वाले का कितना है, ए का 0.71 मल्टीप्लाई बाय इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मार्केट का दैट इज 2.25। सेम बी का क्या आएगा, 0.685 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.25। तो इससे क्या मिल रहा है हमको, दोनों दोनों इंडिविजुअल स्टॉक का सिस्टमैटिक रिस्क मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है 6.3 सॉरी 0.71 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.25 विच विल गिव अस 1.134 1.134। ठीक है, वैसे बी का कितना आएगा 0.685 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर इंटू बाय 2.25 विच विल गिव 1.506 1.056। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया मेरा सिस्टमैटिक रिस्क। टोटल रिस्क आ गया, सिस्टमैटिक रिस्क आ गया, तो हम क्या अनसिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क इज इक्वल टू टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क। तो कितना आएगा 6.3 माइनस 1.134 विच विल गिव अस 5.166। उसके बाद 5.86 माइनस 1.056 विच विल गिव अस 4.804। ठीक है, तो अनसिस्टमैटिक रिस्क कंपनी वाइज आ गया। अब अनसिस्टमैटिक रिस्क हमको पोर्टफोलियो का निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वेट ऑफ ए इंटू अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ इंटू वेट ऑफ बी इंटू अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो वेट ऑफ ए कितना था 0.5 और ए का कितना अनसिस्टमैटिक रिस्क था 5.166 प्लस वेट ऑफ बी इंटू अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो हमारा कितना आ रहा है, अच्छा यहां पे ना वेट का स्क्वायर करना, यहां पे वेट का स्क्वायर करना क्यों, देखो जब भी हम लोग ये रिस्क कैलकुलेट करते हैं तो हमारा रिस्क का फॉर्मूला क्या बनता था, अंडर रूट ऑफ वेट ऑफ स्क्वायर इंटू रिस्क ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी हम लोग यहाँ पे वेरिएंस भी कैलकुलेट करेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग वेट का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5.166 विच विल गिव अस 1.2915 प्लस 0.5 का स्क्वायर इंटू 0.804 विच विल गिव अस 1.201। इन दोनों का सम कर दो, हमको कितना मिल रहा है 2.4925%। ठीक है, 1% नहीं लगाते, ठीक है 2.4925। क्लियर है, सिस्टमैटिक रिस्क आ गया, अनसिस्टमैटिक रिस्क आ गया, टोटल रिस्क आ सकता है। ठीक है, तो टोटल रिस्क कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टी आर इज इक्वल टू एस आर प्लस यू आर। तो एस आर कितना आया था 1.096 प्लस 2.4925 विच विल गिव अस 3.5885। ठीक है, कितना आ रहा है 3.5885। क्लियर है क्या, आ गया क्या सबका, ठीक है। चलो इतना पार्ट, सेकंड वाला पार्ट नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो इतना पार्ट नोट डाउन कर लो।
ठीक है, क्लियर है। देखो ये पहला क्वेश्चन था, तो इस पे हम लोग थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या हुआ क्या है। देखो, कभी भी हमको टोटल रिस्क कैलकुलेट करने के लिए, अरे एक मिनट, कभी भी हमको टोटल रिस्क कैलकुलेट करने के लिए हमको कौन से दो रिस्क की ज़रूरत होगी? एक तो सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क के लिए। सिस्टमैटिक रिस्क कैसे आता है? तो हमको बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मार्केट के वेरिएंस को करेंगे तो हम लोग को क्या है, सिस्टमैटिक रिस्क मिल जाएगा। जनरली क्वेश्चन में प्रोवाइडेड रहता है। तो अगर तुम बीटा स्टॉक का ले रहे हो तो बीटा स्क्वायर इंटू मार्केट का वेरिएंस करोगे तो क्या मिलेगा? स्टॉक का तुमको सिस्टमैटिक रिस्क मिल जाएगा। बट वहीं अगर तुम वेटेड बीटा ले रहे हो पोर्टफोलियो के लिए, तब तुम बीटा स्क्वायर इंटू मार्केट स्क्वायर करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? डायरेक्टली पोर्टफोलियो का सिस्टमैटिक रिस्क मिल जाएगा। ठीक है, अब तुम लोगों ने देखा कि सबसे पहले तो मैंने सिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद मैं टोटल रिस्क इंडिविजुअल लेवल पे क्यों गया? अब समझो, जब भी हम टोटल रिस्क का फॉर्मूला लेते हैं तो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वेट ऑफ ए स्क्वायर, वेट ऑफ इंटू रिस्क ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर इंटू रिस्क ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी इंटू कोवेरियंस। ठीक है, और अब कोवेरियंस कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए? आर चाहिए। ना कोवेरियंस है ना आर है, इसके लिए हम लोग को क्या हुआ, हम लोग को वापस से इंडिविजुअल लेवल पे आना पड़ा। और इंडिविजुअल लेवल पे हमने क्या किया? हमको टोटल रिस्क दिया हुआ था, सिस्टमैटिक रिस्क दिया था, इसके लिए हमने अनसिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। और उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अनसिस्टमैटिक रिस्क में भी हम लोग क्या लेते? वेट का स्क्वायर इंटू रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी का स्क्वायर इंटू बाय वेरिएंस ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ बी। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्या बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट इज 18। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन बोला है, वेरिएंस नहीं बोला है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में हमको दिए के रखा है कि मार्केट का वेरिएंस है 18%। ठीक है, सॉरी, स्टैंडर्ड डिविएशन है मार्केट का 18। तो क्या मैं वेरिएंस निकाल सकता हूँ? तो वेरिएंस कितना आएगा? 18 का स्क्वायर दैट इज 324। ओके, आगे सिक्योरिटी देके रखा है, बीटा देके रखा है, रैंडम एरर देके रखा है। रैंडम एरर मतलब क्या होता है? हमारा अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, और वेट्स देके रखे हैं। ठीक है, क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग अनसिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट कर लेते हैं, या ठीक है, चलो पहले अनसिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद सिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या क्या देके रखा है? सिक्योरिटी देके रखी है। सिक्योरिटी का नाम क्या था? ए बी सी, ए बी सी। एक काम करते हैं, टेबल बना लेते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी दे दी थी हमको। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे? हम लोग लेंगे वेट्स। तो वेट्स कितना कितना देके रखा है? 0.25, 0.3, 0.25। एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, क्योंकि देखो कैसे मिसिंग है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे टोटल 1 होना चाहिए, बट 1 हो नहीं रहा। ठीक है, एक मिनट मेरे को क्रॉस चेक करने दो। अच्छा, ओके, यहाँ पे एक सिक्योरिटी डी मिसिंग है। ठीक है, सब लोग ऐड कर लेना, अगर तुम्हारे में एडेड है तो उसको चेंज मत करना। सिक्योरिटी डी ऐड करना, जिसका बीटा है 1, जिसका रैंडम एरर है 9, और जिसका वेट है 0 पॉइंट कितना आएगा? 20। एक बार चेक कर लेते हैं। 0.25 प्लस 0.3 प्लस 0.25 प्लस 0.2। हाँ, ठीक है, तो ये डी करके है जो इसमें दिख नहीं रहा था। ठीक है, चलो वेट्स ले लेते हैं। 0.2, अच्छा, डी 0.25, 0.3, 0.25 एंड 0.2। ठीक है, वेट्स ले लिया। चलो लाइन खींच लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या लेंगे हम लोग? रैंडम एरर। ठीक है,
रैंडम एरर। ठीक है, तो रैंडम एरर कितना आ रहा है हमारा 71139, 71139। ठीक है, अब अनसिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे वेट का स्क्वायर इनटू बाय रैंडम एरर का स्क्वायर। तो कितना आ रहा है 0.25 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 49 विच विल गिव अस 3.06, 3.06। नेक्स्ट बी का कितना आएगा 0.3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 121 विच विल गिव अस 10.89। नेक्स्ट 0.25 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 विच विल गिव अस 0.56 एंड लास्टली 0.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 81 विच विल गिव अस 3.24। ठीक है, तो टोटल अनसिस्टमैटिक रिस्क कितना आ रहा है, तो 3.06 प्लस 10.89 प्लस 0.56 प्लस 3.24 विच विल गिव मी 17.75, 17.75। इसी को मैं क्या बोलूंगा, अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो विच इज 17.75। क्लियर है। अब हमको आगे बीटा भी दिया हुआ था, तो बीटा भी लिख लेते हैं, काम करते हैं यहां पे। ठीक है, तो बीटा क्या क्या दिया हुआ था 1.6, 1.15, 1.6, 1.15, उसके बाद 1.4 और 1, 1.40 और 1। ठीक है, तो वेटेड बीटा निकाल लेते हैं। तो वेटेड बीटा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वेट इनटू बीटा। ठीक है, तो कर लेते हैं वेट इनटू बीटा। तो कितना आ रहा है वेटेड बीटा, तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1.6 विच विल गिव मी 0.4, फिर 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1.15 विच विल गिव मी 0.35, 345। नेक्स्ट 1.4 मल्टीप्लाई बाय 0.25 विच विल गिव मी 0.35 और लास्टली 1 मल्टीप्लाई बाय 0.2 दैट इज 0.20। क्लियर है, आ रहा है समझ में। चलो इसको वेटेड बीटा को टोटल कर लो, कितना आ रहा है 0.4 प्लस 0.345 प्लस 0.35 प्लस 0.2 विच इज 1.295। ठीक है, तो वेटेड बीटा आ गया। तो अब सिस्टमैटिक रिस्क निकाल लेते हैं। तो सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वेटेड बीटा ऑफ मार्केट मल्टीप्लाई बाय मार्केट का वेरिएंस। तो वेटेड बीटा कितना आया 1.295 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस कितना था 324। चलो कैलकुलेट कर लो 1.295 इंटू स्क्वायर टू 324 विच विल गिव मी 543.36। ठीक है, सिस्टमैटिक रिस्क आ गया, अनसिस्टमैटिक रिस्क आ गया, टोटल रिस्क निकाल लेते हैं। तो टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क विच इज 543.36 प्लस 17.75। तो कितना आया 561.11। ठीक है, टोटल रिस्क आ गया। क्लियर है, चलो इजी था ना। ठीक है, नोट डाउन कर लो। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। याद रखना ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी आते हैं, क्योंकि इसमें ना सारी की सारी चीज़ें एक साथ पूछी जाएंगी। देखो क्वेश्चन रीड करते हैं आराम से। अ स्टडी बाय अ म्यूचुअल फंड हैज़ रिवील्ड द फॉलोइंग डेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 सिक्योरिटीज। पी, जिसका रिस्क देखे रखा है 20, को रिलेशन विथ इंडेक्स देखे रखा है। को रिलेशन विथ इंडेक्स मतलब ये क्या देखे रखा है अपने को, आर। ठीक है, तो ये स्टॉक का रिस्क दे दिया और स्टॉक का आर दे दिया विद रिलेशन टू मार्केट। तो पी का रिस्क है 20, क्यू का रिस्क है 18, आर का रिस्क है 12। को रिलेशन दिया 0.66, 0.95, 0.75। क्वेश्चन में क्या बोला, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो इज ऑब्जर्व टू बी 18%। ठीक है, मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, 18%। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी कभी सुना है हम लोगों ने, हाँ सुना है, याद नहीं आएगा। ठीक है, तो याद रखना सेंसिटिविटी का मतलब होता है बीटा, लिख के रख लेना साइड में कि सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि बीटा। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्या पूछा है, व्हाट इज द सेंसिटिविटी। अब देखो सेंसिटिविटी निकालने के हमने 3 फॉर्मूले देखे थे। ठीक है, अब 3 फॉर्मूले में हमको कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा। देखो कौन सा फॉर्मूला है सीखा था, एक तो बीटा इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ स्टॉक और मार्केट अपॉन मार्केट का वेरियंस। अब देखो हमारे पास मार्केट का वेरियंस तो है बट कोवेरियंस नहीं है स्टॉक और मार्केट का। और हमने एक और फॉर्मूला देखा था कि बीटा इज इक्वल टू रिस्क ऑफ स्टॉक अपॉन रिस्क ऑफ मार्केट इनटू आर, याद है। तो देखो हमको रिस्क ऑफ स्टॉक भी देके रखा है, रिस्क ऑफ कोरिलेशन ऑफ मार्केट भी देके रखा है, इंडेक्स विथ मार्केट, और स्टैंडर्ड डिविएशन भी देके रखा है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 25 में पहले लिखो सेंसिटिविटी। ठीक है, अब ये चीज याद नहीं रहेगी, इसके लिए बाजू में क्या याद रखना अपने को, बीटा। ठीक है, लिखो सिक्योरिटी, कौन से सिक्योरिटी में हमने इन्वेस्ट किया, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर, ठीक है। उसके बाद रिस्क देके रखा है हमको, रिस्क कितना देके रखा है, 20, 18, 12। तो 20, 18, 12। ठीक है, उसके बाद को रिलेशन देके रखा है, को रिलेशन तो ब्रैकेट में इसको आर के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज 0.66, 0.95, 0.75, 0.66, 0.95 और 0.75। और हमको क्या चाहिए, मार्केट का रिस्क, तो मार्केट का रिस्क लिख लेते हैं, दैट इज 18, 18, 18। ठीक है, हमको क्या चाहिए, बीटा। तो बीटा के लिए हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, इसको देते हैं वैल्यू 1, इसको देते 2, इसको देते 3, और हम लोग निकाल रहे हैं 4। तो 4 कैसे निकालोगे बीटा को, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। चलो करते हैं, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 0.66 divided by 18 which will give me 0.73, which will give me 0.73। एक मिनट, कुछ तो गलत किया हमने, 20 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 0.66। ठीक है, कितना आ रहा है, 0.33 आ रहा है क्या, एक मिनट, पोर्टफोलियो का स्टॉक, स्टॉक का था ना 20, हाँ करेक्ट है। ठीक है, तो 20 डिवाइडेड बाय, एक मिनट, ये 18 ही है ना, हाँ 20 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 0.66, 0.73। नेक्स्ट 18 डिवाइडेड बाय 18, एक मिनट, कुछ तो गलती हो रही है, एक मिनट देना, हाँ कुछ तो गलत हो रहा है। ठीक है,
सॉरी गाइस, थोड़ा सा इशू आ रहा था। ठीक है, देखो हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट किए थे, जिसमें क्या दिया हुआ था हमको, सिक्योरिटी दिया हुआ था और रिस्क दिया हुआ था और इंडेक्स दिया हुआ था, हम लोग सेंसिटिविटी निकाल रहे थे। ठीक है, हाँ, तो पहले वाले का आंसर कितना आया था, 0.73। क्यू का कितना आएगा, तो 18 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाय 0.95 विच विल गिव अस 0.95। नेक्स्ट 12 divided by 18 multiply by 0.75 which will give us 0.50। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सेंसिटिविटी। एक काम करते हैं, इसको टेबल में डाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंसिटिविटी। सेकंड क्या पूछा है, व्हाट आर द कोवेरियंसेस, कोवेरियंस पूछा है। ठीक है, तो सेकंड कोवेरियंस। ठीक है, तो कोवेरियंस का एक फॉर्मूला था, याद है, बीटा का यूज करके हमने कोवेरियंस का फॉर्मूला लिखा था बीटा के थ्योरी के टाइम पे। तो कोवेरियंस का हमने फॉर्मूला लिखा था कि अगर मेरे को कोवेरियंस चाहिए, समझ लो अगर हमको कोवेरियंस चाहिए पी और क्यू का, तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, तो हम लोग उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे बीटा ऑफ पी मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ क्यू मल्टीप्लाई बाय वेरियंस ऑफ मार्केट। ठीक है, तो बीटा ऑफ पी कितना था, 0.73 मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ क्यू कितना था, 0.95, और मार्केट का वेरिएंस कितना था, मार्केट का वेरिएंस था 18, तो 18 का स्क्वायर। ठीक है, तो 0.73 मल्टीप्लाई बाय 0.95 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 18 विच विल गिव अस 224.694। ठीक है, वैसे ही कोवेरियंस हम निकालेंगे कि इसका Q एंड R का, तो बीटा ऑफ Q मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ R मल्टीप्लाई बाय मार्केट का वेरियंस विच विल गिव अस 0.95 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 18 का स्क्वायर, दैट इज 324 मल्टीप्लाई बाय 0.95 मल्टीप्लाई बाय 0.5 विच विल गिव अस 153.90। ठीक है, एक मिनट, 0.95 मल्टीप्लाई बाय 0.5 18 मल्टीप्लाई बाय 18। ठीक है, नेक्स्ट कोवेरियंस ऑफ पी एंड आर निकालेंगे, तो कितना आ रहा है, पॉइंट बीटा ऑफ पी इंटू बीटा ऑफ आर इंटू मार्केट का वेरियंस। तो बीटा ऑफ पी कितना, 0.73 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 18 का स्क्वायर। क्लियर है, चलो करो कैलकुलेट, कितना आ रहा है, 0.73 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 324, दैट विल गिव अस 118.26। ठीक है, चलो ये अभी दो पार्ट हमने जो किए हैं, इतने पार्ट आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम आगे का पार्ट देखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमको पूछा क्या गया है, नेक्स्ट पूछा है कोवेरियंस हो गया ना हमारा, व्हाट वुड बी द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द थ्री स्टॉक्स इक्वली। क्या बोल रहा है, तीनों स्टॉक रहेंगे और इक्वली रहेंगे।
तो एक काम करते हैं, यहीं पे बना लेते हैं थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले डेटा क्या क्या चाहिए हमको, वेट ऑफ पी कितना बोला है, 0.33, या फिर 1.3 लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। वेट ऑफ पी है 1/3, वेट ऑफ क्यू है 1/3, और वेट ऑफ आर है हमारा 1/3। ठीक है। रिस्क कितना था, तो रिस्क था पी का 20, रिस्क था क्यू का 18, और रिस्क था आर का 12। अब कोवेरियंस चाहिए था, कोवेरियंस साइड में ही है तो निकाल लेते हैं। तो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेट ऑफ पी स्क्वायर इंटू रिस्क ऑफ पी स्क्वायर प्लस वेट ऑफ क्यू स्क्वायर इंटू रिस्क ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस वेट ऑफ आर स्क्वायर इंटू रिस्क ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ पी, वेट ऑफ क्यू, कोवेरियंस ऑफ पी क्यू, प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ क्यू, वेट ऑफ आर, कोवेरियंस ऑफ क्यू आर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ पी, वेट ऑफ आर, कोवेरियंस ऑफ पी आर। क्लियर है। चलो सारी की सारी वैल्यूज पुट करके निकाल लेते हैं। तो पहले कितना आएगा, 1/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 20 का स्क्वायर, दूसरा 1/3 का स्क्वायर इंटू बाय 18 का स्क्वायर, प्लस 1/3 का स्क्वायर इंटू बाय 12 का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1/3 इंटू कोवेरियंस ऑफ पी क्यू। कोवेरियंस ऑफ पी क्यू कितना था, 224.64। ठीक है, एक मिनट ये चेक कर लेते हैं, 0.73 मल्टीप्लाई बाय 0.95 मल्टीप्लाई बाय 324, फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1/3 इंटू 153.90 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1/3 इंटू 118.26। ठीक है। चलो सॉल्व करो, बताओ। तो पहले वाले का कितना था, 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 विच विल गिव मी 44.44 प्लस 18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 विच विल गिव मी 36 प्लस 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय 9 विच विल गिव अस 16 प्लस 224.694 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 49.93 प्लस 153.9 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 34.2 प्लस 118.26 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 2 विच विल गिव मी 26.28। ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज आगे टोटल कर लेते हैं। तो 44.44 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 49.93 प्लस 34.2 प्लस 26.28 विच विल गिव मी अंडर रूट ऑफ 206.85। तो कितना आ रहा है, इसका रूट ले लेते हैं, दैट इज 14.38%। ठीक है, तो रिस्क कितना आ गया, 14.38। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग फोर्थ वाले पार्ट पे। तो फोर्थ वाले पार्ट में क्या पूछा गया कि
व्हाट इज द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल इन्वेस्टमेंट इन ईच स्टॉक। ठीक है, बीटा पूछा है कौन सा, जिसमें पोर्टफोलियो का जिसमें इक्वल इन्वेस्टमेंट है। तो बेसिकली है क्या, वेटेड बीटा कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, सिक्योरिटी बीटा वेट्स। तो सिक्योरिटी कौन सी थी हमारी, पी क्यू आर। पी क्यू आर 0.73, 0.95 और 0.5। और क्या बोला है, इक्वल इन्वेस्टमेंट है। इक्वल इन्वेस्टमेंट है मतलब वेट क्या हो गया, 1/3 1/3 1/3। ठीक है, तो वेट इंटू बीटा कर लेते हैं, कितना आ रहा है, तो 0.73 डिवाइडेड बाई 3 विच विल गिव मी 0.24। नेक्स्ट 0.95 डिवाइडेड बाई 3 0.32 and lastly 0.5 divided by 3 which will give me 0.17। ठीक है, तो वेटेड बीटा कितना आ रहा है हमारा, 0.24 प्लस 0.32 प्लस 0.17, दैट इज 0.73। ठीक है, नीचे लिख लो, वेटेड बीटा इज इक्वल टू 0.73। क्लियर है, चलो इसको हम लोग टेबल में डाल देते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इन 4। अच्छा, जो पोर्टफोलियो का हमको बीटा निकाला है, उसके बेसिस पे हमको टोटल सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालना है। अच्छा, यहाँ पे कॉमा होगा आई थिंक, टोटल सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो सबसे पहले हम लोग 5th सिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिस्टमैटिक रिस्क के लिए हमको क्या चाहिए, वेटेड बीटा मल्टीप्लाई बाय मार्केट का वेरिएंस। तो वेटेड बीटा तो हमने निकाल लिया, 0.73 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मार्केट का वेरिएंस कितना था, 18 का स्क्वायर। तो कितना आ रहा है, 0.73 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 324 विच विल गिव मी 172.66। ठीक है, 172.66। अब टोटल रिस्क कितना निकाला था हमने, तो टोटल रिस्क हमने निकाल के रखा था 206.85, है ना। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क आ जाएगा, तो अनसिस्टमैटिक रिस्क इज इक्वल टू टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क विच इज इक्वल टू 206.85 माइनस 172.66। तो 206.85 माइनस 72.66 विच विल गिव मी 34.19। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर खत्म होता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बट ऐसे जनरली क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको 6 से 8 मार्क्स के डायरेक्टली आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, चलो ये पार्ट नोट डाउन कर लो। ठीक है, हो गया। देखो आज का सेशन मेरे को जितना लगता है थोड़ा सा हैवी था, क्योंकि जो न्यू कॉन्सेप्ट्स आए हैं इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसके रिलेटेड में जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक है ना, उसको भी एक बार गो थ्रू करते जाना, और जो भी हमने अभी तक पिछले कॉन्सेप्ट्स किए हैं ना, उसके भी एडिशनल क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस करते रहो। क्योंकि क्या होता है कि
इतने सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ आ जाते हैं ना कि हमको फिर चीजें याद नहीं रहती हैं। तो क्वेश्चन जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना अच्छे से होगा। ओके, तो आज के लिए हम लोग का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। कल हम लोग मिलेंगे सेम टाइम पे। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस।